ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये पहला चैप्टर है विदाउट एडजस्टमेंट वाला। इसके बाद वाला चैप्टर विद एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे मेरे से कि सर मार्जिन लागू, रॉयल्टी, सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिजर्व फंड, खराजात एक्सपेंस, ऐसे 15-20 बच्चों ने डाउट पूछे मेरे से कि कौन से अकाउंट की मीनिंग क्या है और वो कहाँ पे आता है। तो मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, मीनिंग, कौन से अकाउंट में आएगा। मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। और डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, एसेट टाइप पे आएगा कि लायबिलिटी टाइप पे आएगा, ये मेरा आंसर। तो मैं धीरे धीरे मीनिंग भी बताते जाऊंगा, इफेक्ट्स भी बताते जाऊंगा। सबसे पहले मार्जिन लागू क्या है, ये एक गुजराती शब्द है मार्जिन लागू। मार्जिन लागू का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस का जो एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन को हम लोग हर साल कुछ फीस पे करते हैं, ताकि लीगल टर्म्स में अगर कभी हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, केस हो जाता है, तब ये लोग हमको काम आते हैं, हमारे एसोसिएशन वाले। तो मार्जिन लागू वैसे गुजराती नाम है, इसकी मीनिंग होती है एसोसिएशन फीस। ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, ये हमारा एक्सपेंस होता है। एसोसिएशन फीस ये हमारा एक्सपेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब कोई भी प्रोडक्ट का डिजाइन बनवाने का खर्चा, डिजाइन मेकिंग एक्सपेंसेस। डिजाइन मेकिंग एक्सपेंसेस ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। फिर दिया हुआ है वेजेस। वेजेस हम फैक्ट्री के मजदूरों को पे करते हैं। वेजेस जो है वो हम फैक्ट्री के वर्कर्स या फैक्ट्री के लेबरर्स को पे करते हैं। तो अमाउंट पेड टू वर्कर्स और लेबरर्स ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री के वर्कर्स को या लेबरर्स को जो पे करते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। इसके बाद दिया हुआ है सैलरी। फोर्थ नंबर हमको दिया हुआ है सैलरी। अब सैलरी जो है ये हम ऑफिस के एम्प्लॉइज को पे करते हैं, क्लर्क्स को, अकाउंटेंट को, मैनेजर को। तो अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज और क्लर्क्स, एम्प्लॉइज और क्लर्क ऑफ ऑफिस। ऑफिस के जो लोग हैं उनको हम सैलरी पे करते हैं, ठीक है। अब ये जो सैलरी है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। सैलरी पीएनएल में डेबिट होता है। इसके बाद ये है वेजेस एंड सैलरी। अब ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजिंग है वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी में मैं यही बोलूंगा आपको कि पहला नाम देखो, अगर पहला नाम वेजेस है तो सारी की सारी अमाउंट ट्रेडिंग में डेबिट होगी। इसकी कोई मीनिंग नहीं है, बस आपको ये देखना है कि पहला शब्द क्या है। अगर पहला शब्द वेजेस है तो सारा पैसा ट्रेडिंग में डेबिट होगा, और अगर पहला शब्द सैलरी है, अगर पहला शब्द सैलरी है तो सारा का सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। तो अगर पहले वेजेस लिखा हुआ है तो फुल अमाउंट ट्रेडिंग में डेबिट, अगर पहले सैलरी लिखा हुआ है तो फुल अमाउंट पीएनएल में डेबिट। इसके बाद डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारे कंपनी के या हमारे बिजनेस के बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ऐसे बोल सकते हो ऐसे लॉसेस जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किए, तो नॉट रिटर्न ऑफ लॉसेस और नॉट रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस। यहां पे ऐसे बोल सकते हो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये जो नॉट रिटर्न ऑफ लॉसेस होते हैं ये बैलेंस शीट में आते हैं, एसेट साइड पे आते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये बैलेंस शीट में आता है, एसेट साइड पे। मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं, अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, अच्छा मैं एक और बात बताऊं, ये सारे नाम ट्रायल बैलेंस के नाम है, नेम्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये सारी चीजें कहां पे दी हुई होती है, ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस का सबका एक इफेक्ट होता है।
तो अगर एडवर्टाइजमेंट, अगर 7th नंबर की बात कर रहा हूं, अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में एसेट टाइप है। अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, तो ये हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस फॉर सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल करने का खर्चा है। तो गुड्स सेल करने के जो सारे खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। अब मैं आ जाता हूँ 9th नंबर पे। 9th नंबर हो जाएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब देखो फर्क समझो, ये एडवर्टाइजमेंट है और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक बार एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ था और एक बार एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा हुआ था, इसकी कोई मीनिंग नहीं हुई। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक ही बात है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वो भी पीएनएल में डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो भी पीएनएल में डेबिट। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ है तो वो बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है तो वो बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड पे, सस्पेंस अकाउंट। आगे इसके बाद दिया हुआ है हमको रिजर्व फंड, 10th नंबर रिजर्व फंड। रिजर्व फंड हमारे, रिजर्व फंड जो हुआ ये हमारे बिजनेस का एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ। इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, जमा किया हुआ प्रॉफिट। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हुआ रिजर्व फंड, ये बैलेंस शीट में आएगा और ये लायबिलिटी साइड पे आएगा। कोई भी रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एनी रिजर्व, एनी रिजर्व और एनी फंड और एनी प्रोविजन, एनी रिजर्व, एनी फंड और एनी प्रोविजन, ये सब बैलेंस शीट में आते हैं, लायबिलिटी साइड पे आते हैं। मतलब प्रॉफिट्स का एक पार्ट जो हमने साइड में करके रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड, प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा हमने बाजू में करके रखा है, ये सब बैलेंस शीट में आते हैं, लायबिलिटी साइड पे। अब 3-4 गुजराती शब्द हैं, खराजत, धर्मायो, खराजत गुजराती शब्द है, धर्मायो गुजराती शब्द है, आड़त रिसीव्ड गुजराती शब्द है, ये 3 गुजराती शब्द है। खराजत, खराजत हमारा एक्सपेंस होता है, ये ट्रेडिंग में डेबिट होता है। खराजत ट्रेडिंग में डेबिट होता है, ये हमारा एक्सपेंस है खराजत। फिर दिया हुआ है धर्मायो, धर्मायो भी ट्रेडिंग में डेबिट होता है, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है धर्मायो। इसके बाद आपको दिया हुआ है आड़त रिसीव्ड। अभी एक्चुअली आड़त रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, ये भी गुजराती शब्द है। आड़त रिसीव्ड का मतलब होता है कमीशन रिसीव्ड। आड़त रिसीव्ड मतलब कमीशन रिसीव्ड, और कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम होती है। अब क्योंकि ये हमारी इनकम होती है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होता है। आड़त रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, ये पीएनएल में क्रेडिट होता है। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस या पोर्ट चार्जेस, डॉक चार्जेस या पोर्ट चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है। ये एक तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी आप बोल सकते हो। डॉक चार्जेस ये ट्रेडिंग में डेबिट होता है, इंपोर्ट ड्यूटी अलग होती है। डॉक चार्जेस क्या होता है, जब भी हमारे गुड्स किसी सी पोर्ट पे उतरते हैं, डॉक चार्जेस को पोर्ट चार्जेस भी बोल सकते हैं। पोर्ट चार्जेस, कभी भी हमारे गुड्स किसी सी पोर्ट पे उतरते हैं तो पोर्ट वाले हमारे गुड्स को थोड़े दिन के लिए संभाल के रखते हैं, तो वो गुड्स हमारे संभाल के रखेंगे, उसके बदले में हमसे पैसा लेंगे। तो इस डॉक चार्जेस या पोर्ट चार्जेस को हम ट्रेडिंग में डेबिट करते हैं। इलेक्ट्री, पहले इलेक्ट्री में 2-3 मैं टाइप बता दूं आपको। इलेक्ट्री में अगर इलेक्ट्री ऑफ फैक्ट्री लिखा हो, इलेक्ट्री ऑफ फैक्ट्री, तो ट्रेडिंग में डेबिट होगा क्योंकि फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं। अगर इलेक्ट्री ऑफ ऑफिस लिखा हो, इलेक्ट्री ऑफ ऑफिस या इलेक्ट्री ऑफ शोरूम, ऑफिस या शोरूम, इलेक्ट्री ऑफ फैक्ट्री लिखा हो, इलेक्ट्री ऑफ ऑफिस लिखा हो या इलेक्ट्री ऑफ शोरूम लिखा हो, तो पीएनएल में डेबिट होता है। तो फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं, ऑफिस और शोरूम के खर्चे पीएनएल में आते हैं। इलेक्ट्री ऑफ ऑफिस या इलेक्ट्री ऑफ शोरूम ये पीएनएल में डेबिट होगा, ये भी हमारा एक्सपेंस हुआ। इलेक्ट्री ऑफ फैक्ट्री हमारा एक्सपेंस हुआ, इलेक्ट्री ऑफ ऑफिस या शोरूम ये भी हमारा एक्सपेंस हुआ।
हाँ, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ, हम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, कि हमारा ऑफिस का खर्चा है और ऑफिस के खर्चे सारे पीएनएल में डेबिट होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो तो पीएनएल में डेबिट साइड, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पीएनएल का खर्चा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और देखें क्या क्या डाउट्स हैं बच्चों के। इसके बाद दिया हुआ है वेट चार्जेस। वेट मतलब सीधी बात है वजन कराने का खर्चा, हमारे गुड्स को वजन कराने का, वजन तोलने का खर्चा, ये हमारा एक्सपेंस होता है वेट चार्जेस। और वेट चार्जेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। इसके बाद दिया इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी एक तरीके से हमने गुड्स खरीदे दूसरी कंट्री से, तो इसको इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। अगर हमने दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री and brought it to our country, दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदे और खुद की कंट्री में गुड्स लेके आए। if goods are purchased from another country and brought into our country, then we have to pay import duty. Then we have to pay import duty to government. गवर्नमेंट, तो हम लोगों को गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है। तो ये एक तरीके का टैक्स हुआ या एक्सपेंस हुआ, ये एक तरीके का एक्सपेंस हुआ या एक तरीके का टैक्स हुआ, ये हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो क्योंकि ये परचेज करते टाइम पे करते हैं, तो परचेज के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी कब पे करते हैं? अगर दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में गुड्स लेके आए, अगर हम गुड्स दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लेके आए तो हम इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं। उसी तरीके से होता है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय में क्या होता है? अगर दूसरे शहर से अपने शहर में गुड्स लेके आए, अगर दूसरे शहर से अपने शहर में गुड्स लेके आए तो हम लोगों को अपनी सिटी में, अपनी म्युनिसिपैलिटी को, अपने शहर की म्युनिसिपैलिटी को हमको ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ता है। If goods are purchased from another, you can say city or district. If goods are purchased from another city and brought into our own city, then we have to pay क्या? ऑक्ट्रॉय। तो अगर दूसरी कंट्री से खुद की कंट्री में लेके आए तो इंपोर्ट ड्यूटी, दूसरे शहर से अपने शहर में लेके आए तो ऑक्ट्रॉय। ये भी एक तरीके का टैक्स होता है, ये भी परचेज करते टाइम में पे करते हैं। तो ऑक्ट्रॉय भी ट्रेडिंग में डेबिट होता है, ऑक्ट्रॉय भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। नेक्स्ट देखें और क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है टूल्स। अब टूल्स मतलब कोई भी हमारे छोटे छोटे एसेट्स, लॉक एंड की हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, लॉक एंड की हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया। ये जो छोटे छोटे हमारे मशीनरी होती है, ये हमारे एसेट्स होते हैं। ये बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड में। लॉक एंड की हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, वजन करने की मशीन हो गई, वेइंग मशीन। लूज टूल्स इसके अंदर आता है वेइंग मशीन, वजन करने की मशीन। वेइंग मशीन जो है ये भी बैलेंस शीट में आता है, एसेट साइड पे आता है। लूज टूल्स बैलेंस शीट में, एसेट साइड। आगे इसके बाद ये आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके मैं 3-4 टॉपिक एक साथ बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। आउटस्टैंडिंग सैलरी बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी ये एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम आंसर में उसका एक ही इफेक्ट करेंगे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। अब इसके हमेशा 4 भाई बहन होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसका उल्टा कर देते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पे करना बाकी,
पे करना बाकी मतलब लायबिलिटी। अब इसका उल्टा कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब हमको इंटरेस्ट का पैसा मिलना बाकी है। अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग इनकम ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब हमको पैसे मिलना बाकी है, तो इसका एक ही इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 24 नंबर, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब हमको पे करना बाकी है, मतलब बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है मतलब हमको मिलना बाकी है, मतलब बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड। अब इसके तीसरा भाई बहन होता है इसका प्री पेड एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंस है जो आने वाले साल का खर्चा हमने इसी साल में पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। आने वाले साल का खर्चा हमने इसी साल में पे कर दिया, तो ये हमारा एसेट होता है, ये बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। हमेशा यही नाम आता है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये हमारा एसेट होता है क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हमने नेक्स्ट ईयर का पैसा इसी साल पे कर दिया। देखो जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, द एक्सपेंसेस व्हिच आर स्टिल पेएबल बाय अस, मतलब ऐसा करंट ईयर का खर्चा जो हमको पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम में द इनकम्स व्हिच आर स्टिल रिसीवेबल बाय अस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो हमको पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हमको रिसीव करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्योंकि पे करना बाकी है तो लायबिलिटी हुआ, आउटस्टैंडिंग इनकम क्योंकि रिसीव करना बाकी है तो ये हमारा एसेट हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस आने वाले साल का खर्चा इसी साल में पे कर दिया तो ये हमारा एसेट है। 27 यहाँ पे मैं लिखूंगा प्री रिसीव्ड इनकम। इसमें भी एक बेस्ट एग्जांपल आता है प्री रिसीव्ड इनकम में। एग्जांपल प्री रिसीव्ड अप्रेंटिस प्रीमियम, ये होता है आने वाले साल की इनकम हमको इसी साल में मिल गई, तो इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, मतलब आने वाले साल की इनकम इसी साल में मिल गई। ये बैलेंस शीट में आता है, लायबिलिटी साइड पे आता है, ये बैलेंस शीट में आता है लायबिलिटी साइड पे। तो ये चार भाई बहन होते हैं हमेशा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इनकम बैलेंस शीट में एसेट साइड, प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड, प्री रिसीव्ड इनकम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आगे बढ़ते हैं, 27 तक हो गया हमारा। इसके बाद यह पेटेंट। पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, और जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, आएगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड। और मैंने पेटेंट की मीनिंग आपको चैप्टर 1 अकाउंट्स में समझाई है कि पेटेंट क्या होता है। कोई एक साइंटिफिक इन्वेंशन होता है, वो प्रोडक्ट सिर्फ हम ही बना सकते हैं। तो पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। गुडविल भी हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसके भी 4-5 भाई बहन होते हैं इंटेंजिबल एसेट के, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कोई भी सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का, कोई भी लाइसेंस हमारे बिजनेस का, ठीक है। तो ये सब इंटेंजिबल एसेट होते हैं। फ्रेंचाइजी, अगर हमने किसी की फ्रेंचाइजी ली है और उसकी फ्रेंचाइजी की हमने फीस पे की है, तो ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं। ये सब बैलेंस शीट में आते हैं एसेट साइड। पेटेंट
बैलेंस शीट में एसेट साइड, गुडविल एसेट साइड, ट्रेडमार्क एसेट साइड, कॉपीराइट एसेट साइड, सॉफ्टवेयर एसेट साइड, लाइसेंस एसेट साइड, फ्रेंचाइजी एसेट साइड। फिर दिया हुआ है लॉरी फ्रेट। लॉरी फ्रेट मतलब एक तरीके से कैरेज इनवर्ड, एक तरीके से भाड़ा, ट्रक का भाड़ा, कैरेज इनवर्ड। लॉरी फ्रेट एक तरीके से ट्रक का रेंट हुआ, ट्रक का किराया हुआ। ये हमारा परचेज का एक्सपेंस ऑफ परचेज होता है, एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ गुड्स। ये गुड्स खरीदने का एक एक्सपेंस है, इसलिए ये क्योंकि परचेज का खर्चा है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, लॉरी फ्रेट, यहाँ कभी कभी ऐसा भी आएगा रेलवे फ्रेट। लॉरी फ्रेट मतलब ट्रक में हमारे गुड्स आए, और कभी कभी आएगा रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट मतलब हमारे गुड्स जो है वो रेलवे में आए। मालगाड़ी जो आपने वैगन्स आपने देखे होंगे, मालगाड़ी देखी होगी, तो रेलवे का किराया ये भी हमारा परचेज का खर्चा है, ये भी ट्रेडिंग में डेबिट होता है। इसके बाद इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये मैंने ऊपर बता दिया। आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस ऊपर बता दिया, प्रीपेड सैलरी ऊपर बता दिया। इसके बाद है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमारे बिजनेस की एक लायबिलिटी होती है, ये बैलेंस शीट में आता है, लायबिलिटी साइड पे आता है। क्यों लायबिलिटी होती है? क्योंकि इसके अंदर प्रोविडेंट फंड के अंदर वर्कर्स का पैसा होता है। वर्कर्स की सैलरी में से हमने थोड़ा थोड़ा पैसा माइनस किया होता है हर महीने, और ये पैसा हम लोग वर्कर्स को पे करेंगे जब वर्कर्स लोग रिटायर होंगे। तो अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ employees, amount deducted from the salary of employees, and which is payable by us in future to the employees when any employee will retire। तो जब भी कोई एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में थे, कंपनी में थे, रिटायर होगा, तब हम उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा पे करेंगे। तो फिलहाल हम एम्प्लॉयज की सैलरी में से पैसा माइनस करते जाते हैं, धीरे धीरे बहुत कम अमाउंट। फिर ये सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ हम एम्प्लॉयज को पे करेंगे जब एम्प्लॉयज कोई भी 1 या 2 या 5 या 100 जब वो लोग रिटायर होंगे, तब हम उनको पैसा पे करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी होती है, एक तरीके से अमाउंट पेएबल बाय अस, हमको ये पैसा पे करना बाकी है। आगे इसके बाद एक आता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ये हमारा एक्सपेंस होता है, हमने कितना कंट्रीब्यूट किया, हमने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कितना खुद का पैसा डाला, ये हमारे कंपनी का, हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, ये हमारा खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड को शॉर्टकट में पीएफ भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ। ये हमारे बिजनेस का खर्चा होता है और ये पीएनएल में डेबिट होता है। इसके बाद लिखा हुआ है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन या कोई भी बैंक लोन, मॉर्गेज लोन मतलब इसकी मीनिंग है लोन टेकन फ्रॉम एनी बैंक और any financial institution, loan taken from any bank or any financial institution and given papers या documents, given papers या documents of any of our asset एज अ सिक्योरिटी। मतलब हमने कोई लोन लिया, मान लो हमने अपने मशीनरी के सामने लोन लिया, हमने मॉर्गेज लोन लिया। मॉर्गेज लोन को सिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं, मॉर्गेज लोन या सिक्योर्ड लोन। हमने कोई लोन लिया बैंक से, समझो मशीनरी हमने खरीदी 1 करोड़ रुपए की, समझो हमने मशीनरी, या समझो 1 लाख रुपए की, समझो हमने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की,
उस मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदने के लिए हमको बैंक से लोन चाहिए था, तो हमने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया। तो बैंक वाले बोलेंगे कि मशीनरी के पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स बैंक में ही रख दो, ये मशीन हम लोग बेच नहीं सकते जब तक हमारा लोन क्लियर नहीं हो जाएगा। मतलब हमारी मशीन हमने गिरवी रखी है, एक तरीके से हिंदी में बोलते हैं गिरवी रखना, हिंदी में बोलते हैं हमने मशीन को गिरवी रखा है, ठीक है। तो ये मशीन हम लोग बेच नहीं सकते जब तक हम लोग लोन का पैसा वापस पे नहीं कर देते। तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है, मॉर्गेज लोन, ये बैलेंस शीट में आता है लायबिलिटी साइड पे। इसके बाद दिया हुआ है डिविडेंड। डिविडेंड तो आप सब लोगों को मालूम है, ये हमारी इनकम होती है। डिविडेंड ये हमारी इनकम होती है और ये शेयर्स पे हमको मिलता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होता है। डिविडेंड हमारी इनकम होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होता है। इसके बाद ऑक्ट्रॉय है, ऑक्ट्रॉय मैंने बता दिया। डन, इतने डाउट से बच्चों के वो मैंने आपको बता दिए सबको। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, यहां से लेकर आज मैंने समझाया। लिखना अच्छी तरह, तैयारी वाले पेजेस सब लोग। ये 1 से लेकर 3 तक, ये 4 से लेकर 7, ये 8 से 12, 13 से लेकर 16, 17 से 20, 21 से 23, 24 से 26, 27 से 31, 32 से 37, 38 से लेकर 40। यहां तक मैंने बताया, सब लोग लिखना अच्छी तरह। और भी कोई डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करना। लिखो सब लोग बेटा।